नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल कर रख दी है। इस तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने 106 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसका टाइटल अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, मतलब अडानी ग्रुप कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंत में अडानी ग्रुप से 88 सवालों के जवाब मांगे गए थे। इस पर अडानी ग्रुप ने लिखा कि वो निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कायम रखने और झूठी बातों से बचने के लिए अडानी ग्रुप द्वारा हिंडनबर्ग के सवालों के जवाब दे दिए गए, जिस पर अडानी ग्रुप द्वारा 430 पेजेस की एक रिपोर्ट जारी की गई। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के अनुसार अडानी ग्रुप पर उसके 2 साल की रिसर्च के बाद यह पता चला कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम-खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी कर रहा है और साथ ही लेखा धोखाधड़ी में भी शामिल रहा है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के लिए शेयर मार्केट की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई और देखते ही देखते अब तक गौतम अडानी को लगभग 11 लाख करोड़ से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। ये गौतम अडानी ही है जो कुछ समय पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस बिजनेसमैन थे, मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी ग्रुप पर उसकी रिपोर्ट 2 साल तक चली रिसर्च के बाद तैयार की गई है और इसके लिए अडानी ग्रुप में काम कर चुके फॉर्मर ऑफिसर के साथ साथ कई अन्य लोगों से भी बात की गई और कई डॉक्यूमेंट्स को भी आधार बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि उनके पास निवेश को लेकर दशकों का अनुभव है। साथ ही वह इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च और सूत्रों से मिली ऐसी गुप्त जानकारियों पर रिसर्च करती है जिन्हें खोज निकालना काफी मुश्किल होता है। ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी 2023 को गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस 20,000 करोड़ रुपए के लिए एफपीओ के लिए शेयर बाजार से सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी, जिसे गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद रद्द कर दिया था। अब एफपीओ है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बट एफपीओ जानने से पहले हमें आईपीओ के बारे में पता होना चाहिए। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई निजी कंपनी पैसा जुटाना चाहती है तो वह लोगों के बीच अपने शेयर बेचती है। ये प्रोसेस पूरी तरह से रेगुलेटेड होती है और किसी कंपनी के पहली बार अपने शेयर बेचने को ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर ली जाती है, जिस पर ट्रेडिंग हो सकती है। अब बात करें एफपीओ की। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ में पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड या आईपीओ वाली कोई कंपनी अगर पैसा जुटाना चाहती है तो वो फिर से अपने नए शेयर को लोगों के बीच बिक्री के लिए लाती है। इसे एफपीओ कहते हैं। ये पैसा जनरली कर्ज भुगतान के लिए या फंड बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। आईपीओ के मुकाबले एफपीओ में कम जोखिम होता है क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक होती है। ऐसे में सवाल यह खड़ा उठता है कि इस रिपोर्ट को छापने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। तो चलिए इसके बारे में भी एक बारी जान लेते हैं। कंपनी का नाम हिंडनबर्ग एक हादसे पर रखा गया है। साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज हुआ करता था। इस दौर में एक एयरशिप हुआ करता था जिसका नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन के गुब्बारे रखे गए थे और इसमें करीब 100 लोग बैठे हुए थे। 6 मई 1937 को अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा और देखते ही देखते एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई और इस हादसे में करीब 35 लोग मारे गए। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। कंपनी कहती है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। बात करें हिंडनबर्ग रिसर्च के चेयरमैन की तो इसके चेयरमैन है नेथन उर्फ नेट एंडरसन। नेट एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और कैरियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इसके अलावा नेट एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी से जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। यह मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिसर्च रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 20% डाउन हो गए और अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 30% से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो रिपोर्ट आने के बाद 2 ट्रेडिंग सेशन में कंपनियों के शेयर 25% से भी अधिक गिर चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट देखने को मिली और अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 11 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हो गया। लेकिन इस बीच हिंडनबर्ग ने अरबों रुपए की कमाई कर ली है। दरअसल हिंडनबर्ग की कमाई का मुख्य सोर्स शॉर्ट सेलिंग है।
हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करके अरबों रुपए की कमाई कर ली है। तो बात करते हैं और जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। बात करें शेयर मार्केट की तो सामान्य तौर पर शेयर बाजार में आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसके शेयरों के दाम भविष्य में बढ़ने वाले होते हैं, और जब शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो आप उन्हें बेच देते हैं और इसके जरिए आप प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उनके दाम भविष्य में गिरने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास से शेयर न होते हुए भी उन्हें बेचता है, लेकिन वे शेयर खरीद कर नहीं बेचता बल्कि उधार लेकर बेचता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा अगर एक शॉर्ट सेलर को उम्मीद है कि 1000 रुपए के शेयर 400 रुपए तक डाउन हो सकते हैं, तो वह ब्रोकर से शेयर उधार लेकर उन्हें दूसरे निवेशकों को बेच देगा जो कि 1000 रुपए में उसे खरीदने को तैयार होंगे। जब यह शेयर 400 रुपए के स्तर तक गिर जाएंगे तो शॉर्ट सेलर इसे खरीद कर वापस ब्रोकर को लौटा देगा और इस तरह से हर शेयर पर वह 600 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता है। हिंडनबर्ग भी इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग करके कमाई करता है। हिंडनबर्ग ने अमेरिका में अडानी कंपनी के बॉन्ड की शॉर्ट पोजीशन ली है और इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है और अडानी ग्रुप के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ये रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से गिरावट आई और यहाँ पर हिंडनबर्ग ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया और इस तरह से हिंडनबर्ग ने अरबों रुपए की कमाई कर ली। आगे बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अंत में अडानी ग्रुप पर उठाए गए 88 गंभीर सवालों में से कुछ सवालों के बारे में, जिसमें पहला सवाल है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में बनाई अपनी कई कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स हेवन देश जैसे कि मॉरिशस और कई कैरिबियाई देश हैं, इन देशों में पैसा जमा करने या व्यापार के लिए लगाई गई रकम का सोर्स बताना जरूरी नहीं होता है। साथ ही इन देशों में टैक्स भी काफी कम या नहीं देना पड़ता है और इन टैक्स हेवन देशों में कई ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जिनके पास अडानी ग्रुप की कंपनियों की हिस्सेदारी है। दूसरा सवाल, गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कस्टम टैक्स चोरी, इंपोर्ट से जुड़े फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। तीसरा सवाल, गौतम अडानी के बहनोई समीर बोरा अहम पद पर क्यों हैं? समीर बोरा का नाम बेनामी कंपनियों के जरिए डायमंड ट्रेडिंग में आने के बाद भी उन्हें अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है? चौथा सवाल, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के खिलाफ भी सरकारी एजेंसी जांच कर रही है। उनके खिलाफ विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर अडानी की कंपनियों में लगाने का आरोप है, जिसमें हवाला की रकम भी शामिल है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस रकम के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ाए गए हैं। पांचवा सवाल, इनकम और बैलेंस शीट में हेर फेर क्यों? हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में आय को वास्तविक से अधिक दिखाया गया और बैलेंस शीट के साथ हेर फेर किया गया। तो दोस्तों ये तो थे हिंडनबर्ग द्वारा पूछे गए कुछ सवाल जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे हैं और उन पे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।